मैंने देखा था कि आपने कैरी मिनाटी के साथ में भी आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? और बाकी टैलेंट के मामले में मुझे बाहर के क्रिएटर है रूडी मनकुसो। इंडिया का बताइए। इंडियन, मैं वेरी ऑनेस्टली बोलूँ तो ऐसे इंडियन क्रिएटर्स में ऐसा मुझे किसी को देख के लगता नहीं कि वाह, मतलब कि तो मैंने देखा एक आपने शाहरुख खान के साथ भी कोलैब किया हुआ था। हाँ। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, डांसर, इनको क्या क्या हम बोले, यूट्यूबर मिस्टर सलील जामदार। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सलील भाई, सबसे पहले तो थैंक यू टाइम देने के लिए। और मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। अराउंड 2016 में मैंने आपकी शूटिंग देखी थी। शूटिंग थी कुछ आई थिंक टाइगर श्रॉफ की कोई मूवी थी, फ्लाइंग जट करके, है ना? Okay. तो उसका आप स्पूफ बना रहे थे, तो मैंने उसकी शूटिंग देखी थी मुंबई जब मैं आया था। मैं चाहूँगा एक बार आप अपना इंट्रो दे दीजिए। वैसे मैंने बता दिया, एक बार आप अपना इंट्रो दे दीजिए, फिर हम बातें करते हैं। हाँ, वैसे तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। मतलब एक्टर, सिंगर, राइटर, डायरेक्टर Yes. और कंपोज़र भी आजकल। तो मेरे वीडियोस जो होते हैं वो म्यूज़िकल होते हैं और वो सटायर वीडियोस होते हैं। सटायर मतलब जिसमें कॉमेडी के थ्रू कुछ सोशल मैसेज दिया जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट की जाती है जो सोसाइटी में सही नहीं हो रही है, लेकिन सारा कुछ एंटरटेनमेंट के थ्रू, प्रवचन के थ्रू नहीं। तो वो मेरा स्टाइल है और मैं खुद ही लिखता हूँ। मैं ट्रेंड सिंगर हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ तो वो सही नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ एक सिंगर हूँ तो वो भी सही नहीं होगा। आई थिंक मैं जो हूँ वो ये सबका कॉम्बिनेशन मिलके हूँ। ये सारी चीज़ें जो मुझे आती है वो लेके मुझे बेस्ट बनना है। तो ये चीज़ें शुरू कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में बताइए। शुरू तो ऐसे हुई कि सबकी तरह मैंने भी इंजीनियरिंग किया था। क्या बात है, और मैंने भी इंजीनियरिंग करी है। सब कॉमन डायलॉग है, मैंने भी इंजीनियरिंग किया। तो इंजीनियरिंग से यहाँ सब आ ही जाते हैं आई गेस। और मैंने आईआईटी की भी प्रिपरेशन की। मैंने आईआईटी जेईई मेंस को क्रैक भी किया क्या बात वो टाइम पे। बट मेरा जो रैंक था, मुझे मेटलर्जी वाला फील्ड मिल रहा था कहीं दूर, तो मुझे नहीं लेना था। फिर मैंने नॉर्मल इंजीनियरिंग ज्वाइन की और आईआईटी की पढ़ाई के बाद वो नॉर्मल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उतनी चैलेंजिंग नहीं लगी। और मैं वो आईआईटी की 2 साल पढ़ाई करके मेरा आई थिंक पढ़ाई का कोटा ख़त्म हो गया था। तो मैं इंजीनियरिंग की, उसके बाद कुछ टाइम के लिए जॉब भी की। एंड तब मुझे पता चला कि अगर मैं अभी कुछ नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ ऐसी होगी। तो तब मैंने सोचा अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा कुछ तो सिस्टम लाइफ का। तो तब मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट एक ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने कोर्स किया, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें सीखी। और उस टाइम पे शुद्ध देसी एंडिंग्स नाम का एक स्पूफ चैनल मेरा एक फ्रेंड स्टार्ट कर रहा था। तो उसने कहा तू लिखेगा क्या, तेरे में वो सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो मैं थोड़े से पैसे दूंगा तुझे। तो 5000 रुपीज़ एक स्क्रिप्ट पर स्क्रिप्ट, इसके लिए मैंने काम स्टार्ट किया और वो चैनल काफ़ी चला। उसके बाद फिर मैं बोर हो गया क्योंकि मुझे तो एक्टिंग करनी है, सिंगिंग दिखानी है अपनी। तो मैंने उनको कहा कि यार मैं तो जा रहा हूँ, आप कुछ और है तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे पैरोडी चैनल स्टार्ट करना है, जो कंपनी थी। तो मैंने कहा ठीक है, पैरोडीज़ क्या करूँ, बट मैंने सोचा ठीक है, चांस तो मिल रहा है सामने आने का। इस तरह से फिर मैंने वो शुद्ध देसी गाने का चैनल जो था उसके कुछ वीडियो स्टार्ट किए। वहाँ पे मैंने मेरी माँ जो सॉन्ग है तारे ज़मीन पर की, उसकी पैरोडी बनाई। तो उसमें था कि जैसे सॉन्ग कहता है कि तुझे सब पता है ना माँ, तो मेरा सॉन्ग कह रहा था तुझे कुछ नहीं पता है माँ, मतलब हरामी बच्चा बोल रहा है कि क्या क्या कांड करता है वो। तो वो काफ़ी वो वायरल हुआ। उसके बाद वो चैनल चल पड़ा। फिर आगे जाके क्या हुआ कि वो मेरा चैनल नहीं था। लोगों को लगता था क्योंकि मैं ही फेस था कि वो मेरा चैनल है, बट वो किसी और का चैनल था, एक कंपनी का चैनल था, और उन्हें कुछ टाइम के बाद वो नहीं करना था। तो फिर वो बंद पड़ गया। फिर मैं काफ़ी टाइम तक मैं गायब था। तो कुछ 2 साल कॉन्फ्लिक्शन हुआ था या फिर ऐसे ही उन लोगों ने बंद कर दिया? उनको कुछ और काम करना था। और आई थिंक वो कॉपीराइट के भी इश्यूज हो रहे थे पैरोडीज पे। तो उनको लगा कि यार इसमें नहीं है फ्यूचर। और फिर मैं भी सोचा कि कुछ और करता हूँ। तो थोड़ी सी अनबन हुई थी और पहले भी पता था कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा विजन अलग हो सकता है। तो एक पॉइंट पे वो हो गया और मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल तक मैं गायब था। फिर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। फिर सोचा कि लोग मुझे पैरोडीज़ के लिए जानते हैं, पैरोडी सॉन्ग्स के लिए, तो मैं स्टार्ट उससे करता हूँ। फिर अब धीरे धीरे मैं ओरिजिनल्स कर रहा हूँ। मैंने शोज़ किए, असली मर्द मैंने सीरीज़ की, तो अब उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेसिकली ऐसा है कि मैं यूट्यूबर बनने नहीं निकला था। मैं बेसिकली, आप कह सकते हो कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ। जो मुझे आता है, जो राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, ये सब एक फिल्म मेकर वाली चीज़ें हैं। तो मुझे चांस मिला यूट्यूब पे
तो मैं यूट्यूब पे आ गया। तो मैं एक ट्रेडिशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। करेक्ट। तो मैंने देखा एक आपने शाहरुख खान के साथ भी कोलैब किया हुआ हाँ था। हाँ। तो कैसे कांटेक्ट कैसे हुआ था उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? वो शुद्ध देसी गाने में मैंने प्रेम रतन धन पायो की पैरोडी की थी। ओके। और प्रेम अंकल फिर आयो ऐसा। और मैं सोनम कपूर बना हुआ था उसमें, और वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन लेवल पे बनी थी, और वो फेसबुक पे बहुत वायरल हुई। एंड आई थिंक तभी दिलवाले रिलीज़ होने वाला था। रोहित शेट्टी वाली। हाँ, तो रेड चिलीज़ वालों ने आई थिंक उनको ऑनलाइन प्रमोशंस तो करने होते हैं, तो दे अप्रोच्ड माय कंपनी के हमने वो देखा प्रेम रतन वाला, तो वो काफ़ी अच्छा है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, अगर अच्छा कोई कंसेप्ट है तो हम पिच करेंगे। तो मुझे बोला गया कि शाहरुख खान इज़ इंटरेस्टेड टू डू अ पैरोडी। तो वो सोच के आप मतलब सोचो कि क्या कैसे उनको ला सकते हैं वीडियो में। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि मैं पूरे वीडियो में उनकी बजाता हूँ और फिर एंड में आके वो बजाते हैं। ये चीज़ मैं बोल रहा था लाइक कि ज़्यादातर तो आपके मैंने जो नोटिस करा है कि आपके सारे वीडियोस होते हैं ये किसी ना किसी को आप रोस्ट कर रहे होते हो अपने गानों के थ्रू, और ज़्यादातर बॉलीवुड को आपने काफ़ी लाइक ऐसे बनाया है। तो मैंने वो चीज़ें नोटिस करी कि आप शाहरुख खान के साथ में कोलैब कर रहे हो और उस गाने में आप उनके ही बजा रहे हो। वो काफ़ी कूल है वैसे। आई थिंक सारे एक्टर्स उतने कूल नहीं होते। अच्छा। शाहरुख खान का मैंने नोटिस किया बाकी शोज में भी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो जो सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका अच्छा होता है वो काफ़ी स्पोर्टिंग होते हैं कि उनको चलता है, और वो भी स्मार्ट है, उनको पता है इन दी एंड मुझे अपनी फिल्म का ये करना है, तो अगर वो हो रहा है तो सही है। तो एंड में फिर वो आए, फिर उन्होंने मेरी बजाई ऐसे, तो वो काफ़ी अच्छा था। ऐसा लगा नहीं कि कोई बड़े स्टार के साथ, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई न्यूकमर कितनी शिद्दत से काम करेगा। इनफैक्ट उन्होंने गाना सेट पे आने से पहले सुना भी नहीं था। जो पैरोडी थी। लिपसिंग कैसे किया होगा? और तभी के तभी उन्होंने ये सुपरस्टार की क्वालिटी है। हाँ, इतने टाइम से वो कर रहे हैं, वो इतने फास्ट उन्होंने सब कर लिया। और ये था कि लाउड स्पीकर पे सबके सामने वो सुन रहे थे पहली बार, और सब डरे हुए थे कि ये चिढ़ तो नहीं जाएंगे, पैरोडी में ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, और सब शांत। लाउड स्पीकर पे पूरी टीम है और लाउड स्पीकर पे शाहरुख खान सुन रहा है कि अच्छा ऐसा बोल रहा है मेरे बारे में, वैसा बोल रहा है। मैं भी पहले सोच रहा हूँ कि एक मिनट मैं भी यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, फिर देखा कि वो हंस दिए एक पॉइंट पे। मैंने बोला फिर ठीक है यार, अब तो ही स्पोर्टिंग, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन जो आपके गाने तो चलो ठीक है, काफ़ी सब आप लिखते हो, बट वो जो विजुअलाइज करके आप वीडियो के फॉर्म में जब बनाते हो, हाँ। वो कौन सोचता है? पूरा सब स्टार्ट टू एंड आइडिया पूरा मैं ही सोचता हूँ। मतलब मैं ट्रस्ट नहीं करता किसी और को, ऐसा इतना ज़्यादा हो गया। और वो मेरे लिए वो था ना, श्राप है, क्योंकि मैं दे नहीं पा रहा हूँ किसी और को वो काम, क्योंकि मैं वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक अगर आपके लिए मैं बोलूँ, आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, एक्टिंग, डायरेक्शन, आप लिखते भी हो, गा भी रहे हो, उसके अलावा आप इतने हार्ड वर्किंग हो, इतने इंटेलिजेंट तरीके से आप चीज़ों को करते हो, वो मैं नोटिस कर पाता हूँ। इवन लोग भी नोटिस करते होंगे कि इतनी क्रिएटिविटी होती है उन सब चीज़ों में। लाइक अकेला बंदा कैसे कर सकता है इन सब चीज़ों को? मैं क्या करता हूँ ना, मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। मतलब एक साथ, बहुत लोगों की खूबी होती है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हाँ। अब आप कहोगे कि ये मल्टीटास्किंग ही है, कि ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, बट मैं एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस्ड हूँ, एक पॉइंट पे, तो मैं पूरा उसको दे देता हूँ सब कुछ। तो मैं उस टाइम पे बाकी कुछ भी नहीं सोचता, कोई भी दूसरा कुछ सोचता नहीं। और टाइम कैसे जाता है, 1 हफ्ता 10 दिन पता नहीं चलता, इतना इन्वॉल्व होता हूँ मैं इसमें। तो अभी जैसे आप लोगों को रोस्ट करते रहते हो, तो आपको मतलब ऐसे हेट्रेड भी मिलते रहेंगे, हाँ, कंट्रोवर्सीज भी होती रहेंगी। हाँ। तो कुछ बताना चाहेंगे ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मतलब मुझे लगता है जो मैं करता हूँ वो रोस्ट से थोड़ा अलग है। मतलब रोस्ट में मैंने क्या देखा है कि रोस्ट में ऐसे ही मतलब करने के लिए भी करते हैं, क्रिएटिव वे में हो रहा है। लाइक आप गाने के थ्रू कर रहे हो। और काफी नहीं, मतलब मैं कभी कभी काफ़ी सीरियस चला जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। रोस्टिंग मेरे हिसाब से वो लोग थोड़ा फन एक लेवल के फन वे में होता है, जबकि मैं कुछ टॉपिक काफ़ी मतलब ज़्यादा ये हो जाता हूँ उसमें, तो बहुत सीरियसली हिट करता हूँ उसको। तो उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि रोस्टिंग तो बहुत करते हैं, रोस्टिंग के लिए आज लोग इतना बुरा नहीं मानते कि अरे चलो रोस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ ओके। बट मेरे कुछ टॉपिक्स, जैसे कि मैंने वो सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बनाया था, असली गरीब बॉय, कि वो लोग किस तरीके की चीज़ें बेचते हैं, कभी कभी सोचते भी नहीं है कि खुद नहीं कभी लेंगे, खुद कभी पेप्सी नहीं पियेंगे, लेकिन अपनी बॉडी रखेंगे, लेकिन ऐसा स्वैग बोल के कि ये कूल लाइफ है बोल के सबको ये करेंगे।
तो वो मैं, हाँ, तो उसके ऊपर अब ये रोस्ट नहीं हुआ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दा हो गया। करेक्ट। तो इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डायरेक्टली कभी मुझे धमकी वाला फ़ोन नहीं आया, मैं सोचा कि कभी तो आए, बट आया नहीं अभी तक। अच्छा, लीगल नोटिस वगैरह आते हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया, बट एक फीलिंग है कि हाँ, कि मैं जो कर रहा हूँ उससे कुछ लोगों को है तकलीफ है। और कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरी ग्रोथ रोकने की कोशिश हो रही है, या मेरे वीडियोस रीच नहीं होते हैं, लोगों को रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, एज रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, कोई किसी वीडियो पे येलो डॉलर साइन जब नहीं लगनी हो तो भी लग जाती है, और आपको पता ही है उसके बाद वो रीच अफेक्ट होती है, हो जाती है, पैसे भी नहीं मिलते। हाँ, तो ऐसा मेरे आधे से ज़्यादा वीडियोस के साथ ये हुआ है। तो अभी जैसे मैंने देखा है कि आप अमित बड़ाना साहब को भी आपने कई बार ट्रॉल किया हुआ है, बहुत सारे क्रिएटर्स को, सेलिब्रिटीज़ को। तो अभी जैसे रिसेंटली मैं अमित बड़ाना साहब से मिल गया, वैसे पर्सनली मिल के काफ़ी अच्छा लगा उनसे, एंड मेरी ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा कि मैं एक बड़े क्रिएटर के साथ में वीडियो कर रहा हूँ, इवन आपके साथ में कर रहा हूँ, तो इसके बाद भी लोगों का रिएक्शन काफ़ी खतरनाक आने वाला है, आई होप। तो मैंने देखा था कि आपने कैरी मिनाटी के साथ में भी आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? कंट्रोवर्सी एक्चुअली इंडिविजुअल के साथ मेरी कभी नहीं रही। मैं जैसे कि मुझे लगा जब टी सीरीज़ वर्सेस प्यूडीपाई का हुआ था, जैसे कि आपको पता है कि टी सीरीज़ वर्सेस प्यूडीपाई और यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, ये दो जो झगड़े हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स का फ़ायदा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि झगड़ों में जो आम लोग होते हैं वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं बेसिकली, और जो क्रिएटर्स है उनका फ़ायदा होता है। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि टी सीरीज़ और प्यूडीपाई में टाइम वेस्ट मत करो आप, कि टी सीरीज़ एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो एक यूट्यूबर नहीं है कि आप उसको एक यूट्यूबर के अगेंस्ट भिड़ा रहे हो। वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सबसे बड़ी कंपनी है, उसको आपके ज़रूरत नहीं है। जो उस कंट्रोवर्सी के टाइम मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि भाई टी सीरीज़ को अपनी ज़रूरत है, आप वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव उनको दूँ कि प्यूडीपाई भी ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, उसको पता है कि वो पर्पसली वो कर रहा है, कि क्या कहते हैं उसको, नीडलिंग बोलते हैं, हाँ, कि ताकि और कुछ हो, क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा है। और टी सीरीज़ को भी आपकी ज़रूरत नहीं है, वो एक म्यूज़िक कंपनी है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं, इसमें आप टाइम वेस्ट मत करो। तो वो मैंने वीडियो बनाया था, और जो भी क्रिएटर्स ज़्यादा टी सीरीज़ कर रहे थे, तो मैं उनको शायद मैंने कॉल आउट किया कि यार ये उनको भी पता है कि टी सीरीज़ को ज़रूरत नहीं है, बट इनको पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो बस वो पॉइंट था। थोड़ा नेशनल होता है ना, नेशनल, हाँ, तो मेरा ये कहना था कि देशभक्ति का टी सीरीज़ से कोई संबंध नहीं है, बस यही था। और हुआ ये कि उस पॉइंट पे मुझे भी थोड़ा ये मिला कि अरे तू ऐसा कैसे कह रहा है, बट एक साल के बाद कुछ जब उस कुछ टी सीरीज़ की कुछ कंट्रोवर्सीज बाहर आई, तो बाद में वो लोग खुद ही बोले कि नहीं आप सही कह रहे थे। ये वो इवन आपको काफ़ी सारे कॉपीराइट्स भी दिया होगा टी सीरीज़ ने। वो तो सारे लेबल्स का है, इंडिया में वो प्रॉब्लम है, मतलब बाहर यूएस में उतना प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप कुछ यूज़ करते हो। अब जैसे कि मैंने ठीक है ट्यून यूज़ की, लेकिन मैंने एक लिरिक्स चेंज करके वीडियो में पूरा एक नया कंसेप्ट बना दिया। बना सकते हैं, ये कॉपीराइट लॉ के अंदर आता है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है, इंडिया में प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ, आप सोचो कि वो ट्यून एक है, वो ट्यून पे मैंने लिरिक्स नहीं लिखे, स्क्रिप्ट नहीं लिखी, वीडियो नया बनाया, तो ट्यून है लेकिन बाकी तो पूरा मैंने नया बनाया, तो उस पूरे वीडियो पे आपका हक कैसे हो गया? ये समझ सकता हूँ कि आपकी ट्यून आपकी है, तो आप एक शेयर उसमें से परसेंटेज लो, जो एक सिस्टम होना चाहिए पैरोडी में, जो आई थिंक बाहर भी है। यूट्यूब ने ऐसा कुछ किया था कि पहले शेयरिंग रेवेन्यू जाता था अगर कुछ गाने यूज कर रहे हो तो। अभी तो ऐसा है कि वो सीधा कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो और ये बहुत हुआ मेरे साथ, तो वो भी रीज़न था। वैसे फेक भी आते हैं, फेक अभी वो पता नहीं, फेक तो ऐसा कुछ आया नहीं, वो टी सीरीज़ के टाइम ही आया था, वो तो ओरिजिनल था। अच्छा। उस पर भी क्लेम आ गया था, तो वही कह रहा हूँ, ओरिजिनल आपके गाने पे कोई हाँ, वो एक वो तो कोई ट्यून थी नहीं, ओके, तो उस पर भी आ गया था। बट ठीक है, अभी ऐसा है ना कि वो बहुत पुरानी भी बात हो गई है, और मतलब मैं ज़्यादा बात करूँगा तो लोगों को लगेगा कि अभी भी मैं उसमें अटका हूँ, तो मुझे अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, वो हुआ था। तो अभी जैसे आपके वीडियोस में जो अगर प्रोडक्शन क्वालिटी देखी जाए काफ़ी उम्दा होता है, तो वो कितना आप खर्चा करते हो एक गाने पे? एफर्ट्स तो ठीक है, एफर्ट्स अलग चीज़ है, बट पैसे नहीं, पैसे तो काफ़ी जाते हैं, मतलब मैं ऐसे नंबर नहीं बोल पाऊँगा, बट लाइक लैक्स में होते हैं ऑब्वियसली। एंड फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि कम से कम करके उसको वो क्वालिटी मेंटेन करें, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे सारे जो दोस्त हैं वो बहुत लाइक नॉर्मल रेट से रीज़नेबल कम या इसमें काम करते हैं, तभी मैं कर पाता हूँ।
बट मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अब कब तक इतने लेवल पे इतना काट कसर करके करूँ। तो मैं आपसे कह भी रहा था पहले कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर इतनी मेहनत करनी है तो कुछ बड़ा करे, कोई OTT प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा शो करे, क्योंकि मेरी टीम की वो कैपेबिलिटी है कि हम कर पाएँ। तो मैं वो भी सोच रहा हूँ कि यूट्यूब के बाहर कुछ कंटेंट बनाऊँ जो और भी वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे। होपफुली नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम पे कुछ मैं कर पाऊँ ऐसा। ओके तो अभी जैसे मुझे जहाँ तक पता है गानों पर या फिर एंटरटेनमेंट वीडियोस पे यूट्यूब काफ़ी कम पैसे देता है एड रेवेन्यू की बात करें तो। और आपने कुछ ऐसे ब्रांड्स के साथ में भी काम भी नहीं किया है। इसका क्या रीज़न है ब्रांड्स के साथ में आप काम नहीं करते हो? मैंने जैसे कि कहा, वो मैंने असली गली बॉय जो बनाया था वो इसी के ऊपर था कि सेलिब्रिटीज़ बड़े होने के बाद कुछ भी बेचते हैं। उसमें ये भी पॉइंट था कि जब कोई छोटा हो तो चलो उसको तुम जाने दो कि वो कुछ भी कर रहा है, उसको सर्वाइवल के लिए कर रहा है, तो वो क्वेश्चन नहीं कर रहा था मैं। बट जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं एक हमेशा देता हूँ रॉजर फेडरर, जो टेनिस के बहुत मतलब नंबर 1 प्लेयर रहे हैं, उनकी जो एंडोर्समेंट लिस्ट है वो मैंने देखी। वो बहुत ही क्लासी है और कुछ भी गलत चीज़ें उन्होंने ज़्यादा किया नहीं है, फिर भी वो टॉप पेड है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर गलत चीज़ें ना बेचो तो भी आप उतना पैसा कमा सकते हो। तो मेरा ये विजन है कि कभी एक ऐसा हो कि जब बड़े सेलिब्रिटीज़ हो तो वो रिस्पॉन्सिबल होके ये करे। जैसे कि एक्टर्स है, वो इतना अपना खुद का ख्याल रखते हैं, हेल्थ का, मतलब ड्रिंक्स भी पीते हैं जो भी, तो जूस वूस पीते हैं, एकदम नेचुरल चीज़ें पीते हैं और बेचते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूटी जैसी चीज़ें बेचते हैं और एकदम ऐसे बताते हैं ऐसे कि जैसे कि एंजॉय कर रहे हैं और ये मैं इसके साथ रह नहीं सकता, जो कि झूठ है। तो मुझे वो लगता है कि तुम रियल लाइफ में हीरो नहीं हो, तुम स्क्रीन के हीरो हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फेमस लोग हैं वो रियल लाइफ में भी कुछ हीरो वाले काम करे। मतलब ये ठीक है कि तुम कमा लो और उसमें से 2% का तुम चैरिटी कर लो, ये लोग करते हैं। बट तुम जो 100% कमा रहे हो उसमें से 2% चैरिटी करना ईजी है, बट जो तुम कमा रहे हो वही सही तरीके से करो ना, मुझे वो लगता है। तो उसके लिए मैं भी वो चीज़ फॉलो करता हूँ। मैंने ये नहीं कभी कहा कि मैं एंडोर्समेंट नहीं लूँगा, मैंने हमेशा ये कहा कि देखो तुम क्या कर रहे हो। मतलब मेरा एक उसूल है कि मैं वो चीज़ देखता हूँ, वो प्रोडक्ट या सर्विस देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ में ये यूज़ करूँगा तो फिर मैं अपने फॉलोअर्स को भी मैं ये बेच सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो वो मैं करता हूँ और अब तक मैंने वो ही किया है। मैंने इनफैक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स किए मैंने पहले 1 महीने पहले बुलवाए और खुद पे ट्राई किए, टेस्ट किए और फिर देखा कि नहीं ये तो अच्छा है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और कुछ अभी भी आप देखोगे अगर अंदर में ले जाऊँ तो वो पड़े हैं, मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ उनको। तो वो मुझे अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में सभी ऐसा करे, देखते हैं अभी होता है कि नहीं। तो मेरा सवाल इस पे ये था कि लाइक यूट्यूब इतना पैसे नहीं देता है और आपने बताया कि आपके वीडियोस, एक वीडियो का जो लाइक कॉस्ट आता है लाखों में आता है, तो मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो से आपका उतना रिटर्न आता होगा। तो कैसे मैनेज करते हो आप? तो इसके लिए मैंने सोच बताई, इसी विजन में मैंने और एक चीज़ की थी। मैंने एक वीडियो बनाया था सलील जामदार एंड गेम, और उसके थ्रू मैंने मेरी वेबसाइट लॉन्च की थी saliljamdar.com। तो उसमें मैंने ये सारी मेरी कहानी बताई थी कि मेरे साथ क्या क्या होता है। और वो भी मुझे ऐसे बैठ के बात नहीं करना था कैमरा पे कि अरे यार ऐसा होता है, कॉपीराइट क्लेम लगते हैं, एज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मेरा पर वीडियो कॉस्ट इतना है। मैंने उसको भी स्टोरी के थ्रू बताया कि एक जलील होता है और एक सलील होता है, और वो जलील होता है वो रास्ता चुन के बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसको पैसे नहीं बचते, कुछ नहीं। और एक सलील होता है जिसको भरोसा है कि उसके जो फॉलोअर्स है वो उसकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो उस तरह से मैंने ड्राइव किया उनको मेरी वेबसाइट पे saliljamdar.com, जहाँ पे वो मेरे लाइक मंथली मुझे सपोर्ट कर सकते हैं या वन टाइम हर वीडियो के बाद आके सपोर्ट कर सकते हैं। और अब तो यूट्यूब का भी वो जॉइन फीचर स्टार्ट हुआ है मेंबरशिप्स का, तो वो स्टार्ट होने के बाद मैंने वो भी इंट्रोड्यूस किया। तो उसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं ऐसा। तो लास्ट ईयर जब मेरे पास ब्रांड्स नहीं थे, अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किए, तो 1 साल मैंने पूरा वैसा ही निकाला है फैन सपोर्ट मनी पे। तब जाके मैं उस पोजीशन पे आया कि ब्रांड्स आने लगे, और अब ऐसा है कि वो अगर कम भी आए सपोर्ट तो मैं चला सकता हूँ क्योंकि ब्रांड्स के थ्रू, बट बिकॉज ऑफ दैट ओनली वो हो पाया। तो अभी जैसे आपका कंटेंट भी मैंने देखा हुआ है ज़्यादा करके यूथ ओरिएंटेड रहता है, यूथ के लिए ज़्यादा बनाते हो आप। तो अल्टीमेट आपका पर्पस क्या है इस तरह के कंटेंट को बनाने का? इंडिया में जितना यूथ है, जितना नंबर है, दुनिया में सबसे हाईएस्ट बोलते हैं।
और यही हमारी लाइक स्ट्रेंथ है कि हम कुछ कर पाएँ, मतलब कुछ बाकियों से आगे बढ़े। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग कहते हैं ना कि जेन जी बोलते हैं, आज के जनरेशन को जेन जी बोलते हैं, कभी कभी मिलेनियल भी बोलते हैं। तो जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये तो फ़ोन में पड़े रहते हैं, इनको कुछ ये नहीं है, इनकी अक्ल नहीं है। और मैं भी ऐसे देखता था तो मैं कभी सोचता था, बट मैंने अभी एक्चुअली ऑब्जर्व किया ना तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये जनरेशन जो अभी आ रहा है ना, बहुत क्रिएटिव और बहुत इंटेलिजेंट है। बट चीज़ ये है कि वो इंटेलिजेंस और वो क्रिएटिविटी सही डायरेक्शन में जानी चाहिए। लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि आजकल का सोशल मीडिया ऐसा है कि सब सोचते हैं कि मेरा एक रील वायरल हो जाए तो मैं कुछ ये हो सकता हूँ। अब क्या है, वो खूबी होगी 2% लोगों में एक्चुअली वो सब करने की, बट बिकॉज वो अभी पॉसिबिलिटी खुल गई है, हर एक को लगता है कि मैं एक कुछ बना दूँ तो वो हो जाए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सबकी मतलब वो उस तरफ एनर्जी जा रही है, ये वो। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो जो एनर्जी है यूथ की वो सही डायरेक्शन में जाए, बट बिना प्रवचन किए, बिना उनको बोर किए, कुछ स्टोरी के थ्रू, कुछ वीडियो के थ्रू। जैसे कि मैंने वो असली मर्द सीरीज़ में किया जो पॉर्न एडिक्शन पे था, जो बहुत बड़ा एक दुश्मन है यूथ का, कि अगर वो देख लो तो तुम्हारा दिमाग उतना नहीं रहता है, तुम उसमें रहते हो पूरा। तो वो भी मैंने एक प्रॉपर स्टोरी के थ्रू बताया कि क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है आपकी। हाँ, और वो मैंने खुद भी मतलब एक्सपीरियंस किया है। वो भी मैंने कहा था, मैंने मेकिंग में बताया था कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था वो कॉलेज लाइफ में, कि जब तुम बहुत ज़्यादा उसमें रहते हो तो तुम अलग अजीब से बिहेव करते हो, मतलब ज़्यादा तुम उसी से सेटिस्फाइड, और वो बहुत गलत चीज़ है। तो ऐसे मैं थ्रू दीज वीडियोस, मेरा पर्पज़ ये है कि एंटरटेनमेंट हो लेकिन उससे साथ कुछ और भी हो डीप, बस ये मेरा मतलब ये होता है। लेकिन बोर ना हो, ऐसा नहीं कि मैं बैठ के बता रहा हूँ कि ऐसा करो वैसा करो। वैसे कहते हैं ना कि बुक्स का कुछ याद नहीं रहता लेकिन गाना हमेशा याद रहता है ना। तो वही बात है कि असली मर्द के बाद मुझे बहुत मैसेजेस आते थे कि मैंने इस टॉपिक पे बहुत टॉक्स सुने, बट उसने कभी मेरा एडिक्शन छुड़वाया नहीं। बट जब मैंने ये सीरीज़ देखी और इमोशंस देखे, 150 दिन का जो चैलेंज था, हाँ, और मैंने जो इमोशंस देखे कि वो बंदे के साथ क्या होता है, उसकी कैसी लग जाती है पूरी, अगर क्या क्या हो सकता है, तब वो इमोशंस के थ्रू वो मुझे अफेक्ट किया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी नहीं करूँगा ये। तो ये जो स्टोरी टेलिंग की पावर है, जो सिनेमा में भी बोलते हैं, वो सबसे स्ट्रांग है। तो मैं वो यूज़ करना चाहता हूँ कुछ एंटरटेनमेंट के साथ, कुछ और भी अच्छा करने के लिए। करेक्ट। और ये सीरीज आपका काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था, इवन इसमें आशीष चंचलानी और रफ्तार भी फीचर हुए थे। तो आपने रफ्तार जी को कैसे वो किया था, कांटेक्ट किया था? टी सीरीज वर्सेस प्यूडीफाई का जो मैंने लिखा था, रफ्तार भाई ने एक Q&A रखा था, और Q&A में आई थिंक किसी ने उन्हें पूछा टी सीरीज या प्यूडीफाई, तो उन्होंने मुझे टैग किया और लिखा सलील जामदार सच का साथ। क्या बात है। और फिर लोगों ने मुझे मैसेजेस करना स्टार्ट किया कि रफ्तार भाई ने आपको मेंशन किया। तो मैं सरप्राइज़ हुआ, अरे मतलब उन्होंने देखा है वो। तो मैंने उनको रिप्लाई किया इंस्टाग्राम पे कि थैंक यू आपने एक्नॉलेज किया मेरा ये। तो वो भी कह रहे नहीं, तुमने जो पॉइंट रखा वो बहुत सही है। तो वो मेरे लिए बहुत ये था उस टाइम पे जब मुझे हेट मिल रहा था। तो मुझे जब दिखा कि रफ्तार ने अप्रूव किया है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने उनको ये कंसेप्ट बताया कि मैं इस चीज़ पे कुछ करना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पुराने ज़माने में आयुर्वेद में हमारी जो शक्ति है, जो सेक्सुअल पावर जो बोलते हैं, उसकी बहुत अहमियत रही है। लेकिन अभी मैं बोलने जाऊँगा तो बोलेंगे क्या पका रहे, लेकिन हम उसको इंटरेस्टिंग वे में बता सकते हैं, रैप के थ्रू बता सकते हैं। फिर मैंने उनको एक रफ लाइन्स लिख के गए कि मुझे ये चाहिए कि आप ये करो, तो वो ऑन बोर्ड थे। फिर ऑब्वियसली उन्होंने पूरा वो लेके अपना उसको बना के प्रॉपरली ये किया, एंड हम गए स्टूडियो में शूट किए, जहाँ रिकॉर्ड किए वहीं पे हमने शूट भी कर लिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था बार बार टू एंड फ्रो करने का। तो वो बहुत अच्छा था। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि यूट्यूब में ऐसे कौन कौन से क्रिएटर्स हैं जिनको आप सपोर्ट करना चाहोगे? सपोर्ट करना चाहूँगा, अप्रिशिएट करोगे आप? फिट ट्यूबर है एक, ओके। फिट ट्यूबर का कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सच्चा और सीधा साधा लड़का है वो। हाँ, और मतलब मैंने उनसे बात भी की है, मैंने उनके एक वीडियो में मतलब कोलैब भी किया था। वही ऐसे ऑनलाइन कोलैब किया था, एज इन लॉकडाउन के टाइम में कि मैं यहाँ से उनको फ़ोन करता हूँ। मेरा असली मर्द वाला कैरेक्टर उनको फ़ोन करता है
और वो भी पॉन पे कुछ बना रहे हाँ, थे। उन्होंने भी कुछ ऐसा इसके बारे में बताया था कि मास्टरबेशन कितना हानिकारक है, इसके ऊपर बनाया था उन्होंने। ये सब तो तभी उनके साथ किया था, तो आई रियली अप्रिशिएट फिट ट्यूबर। और बाकी टैलेंट के मामले में मुझे बाहर के क्रिएटर है रूडी मनकुसो। इंडिया का बताइए। इंडियन, मैं वेरी ऑनेस्टली बोलूँ तो ऐसे इंडियन क्रिएटर्स में ऐसा मुझे किसी को देख के लगता नहीं कि वाह, मतलब कि जो है वो बोल रहा हूँ, मतलब यूट्यूब कहने का मतलब है कि बहुत स्कोप है अभी, मतलब अच्छे क्रिएटर्स अभी आए नहीं आपके कहने का मतलब। हाँ, ये मतलब नहीं देख के कि मुझे लगे कि वाह, कि मतलब क्या गाली दे सकता हूँ तो क्या है ये कि यार ये तो मैं नहीं कर पाता, या ये ऐसा नहीं लगता मुझे देख के किसी को। एक बाहर का क्रिएटर है रूडी मनकुसो, जिसे देख के मुझे वो फील आती है। बाहर यूट्यूब के बाहर मैंने बहुत देखे, लाइक फिल्म्स देखी है जिसको देख के मुझे वो फीलिंग आती है, बट किसी यूट्यूबर को देख के मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मतलब कि आपको क्या लगता है ऑनेस्टली, अगर आप बताना चाहें, यहीं पे अप्रोच करना चाहें, बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत स्कोप है, मतलब कि क्रिएटिविटी में, और क्रिएटर्स अभी आ सकते हैं, और हाँ, और बहुत है और होंगे, बट मुझे लगता है कि पता नहीं कि वो उतने पॉपुलर होंगे क्या, ये भी है, शायद उन्हें जाने ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, शायद वो लोग जानते नहीं उन्हें, ऐसा हो सकता है। और जो क्रिएटर्स टॉप पे है, मैं उनके एबिलिटी पे बिल्कुल डाउट नहीं करता। लाइक आशीष चंचलानी के साथ मैंने खुद ये किया है, और मुझे सीरियसली लगता है कि वो बहुत फ़नी है, और मतलब एफर्टलेसली फ़नी है। मैं हर रील में फ़नी रहते हैं वो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप क्रिएटर्स का जो स्पॉट है, उसमें और भी क्षमता है लोगों को वहाँ आने की। जो ऑलरेडी है वो पॉपुलर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि और भी लोग क्रिएटिविटी की वहाँ पे गैप है, जो वो टॉप स्पॉट को शायद डिज़र्व करते हैं, या और डिज़र्व करते हैं। आप लाइक मुझे लगता है 2014-15 के आसपास से आप यूट्यूब पे हो, उससे पहले 15 से हो, और अभी 2021 चल रहा है, तो आपने यूट्यूब को देखा होगा, लाइक चेंज होते हुए, इवॉल्व होते हुए देखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 6 साल का पीरियड था, आने वाला आगे का 5 साल इससे फास्ट होगा, कैसा होगा, लाइक कंटेंट के मामले में? अभी तो ऐसा है कि यूट्यूब चैनल्स की भंडार, मतलब वो होता है ना, पूरा हर एक कोई यूट्यूब चैनल खोल रहा है, तो अब मुझे पता नहीं कि उतना फास्ट ग्रोथ किसको मिलेगा, कैसे होगा। और इतना कंटेंट है, तो वो भी होता है ना कि जितना कंटेंट है लोग उतना ही है, बट कंटेंट उतना हो रहा है, तो देखने वाले ऑब्वियसली हर एक कंटेंट को देखने वाले उतने कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी व्लॉग्स, हर क्रिएटर अगर व्लॉग अपने बना रहा है, तो एक आदमी कितने लोगों की लाइफ देखेगा बराबर। तो वो भी मैं सोचता हूँ कि डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि सब लोग है, तो वो थोड़ा सा कम होगा। जैसे कि सब्सक्राइबर्स, अभी कोई सोचेगा कि मैं हर एक को तो नहीं सब्सक्राइब करूँगा, मतलब कि मैंने देखा है ये मेंटालिटी कि बस इतने ही लोगों को, तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे वो आई थिंक और बढ़ जाएगा ऑडियंस, उतना मुझे लग रहा है। बाकी तो ऐसे में मैं कोई फ्यूचर प्रेडिक्टर नहीं हो। हालांकि मेरे हर वीडियो के बाद लोग वो भी बोलते हैं कि ये टाइम मशीन में आया है, क्योंकि जो मैं कहता हूँ उसके 1-2 साल बाद उस चीज़ पे कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है, और लोग बोलते हैं अरे ये तो उसने तभी कहा था। बट पॉइंट वो नहीं है कि तभी मैंने कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था, मैंने वो चीज़ कही थी जो हमेशा से है प्रॉब्लम, बट वो कभी कभी एकदम नज़र में आ जाती है, तो सब उसके बारे में बात करते हैं। और मैं ट्रेंडिंग चीज़ पे बात नहीं करता हूँ, कि मैं वो नहीं रुकता हूँ कि यार ट्रेंडिंग में कुछ आए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। एवरग्रीन चीज़ें पे मैं कुछ है, अगर मुझे लग रहा है कि ये इशू है तो मैं उस पर बना देता हूँ। जैसे पॉन का टॉपिक ट्रेंडिंग थोड़ी था, तभी कुछ प्रॉन पे कुछ नहीं था, तो मुझे ये भी लगता है कि तुम ऐसे बनाओ जो कुछ ट्रेंड बने, वो भी मुझे लगता है। तो हाँ, तो मेरा नेक्स्ट सवाल यूट्यूब के ऊपर ही रहेगा। आप इसके कुछ 3 फ़ायदे बताइए जो आपको अच्छी बातें लगती हैं, और 3 बुरी बातें। सबसे पहली बात तो आई थिंक यूट्यूब ने आम आदमी को एक चांस दिया है, जैसे हम और आप दोनों। मैं किसी का मतलब बड़े बाप का बेटा नहीं, आप भी नहीं, तो हमको चांस मिला, और मैं अभी यहाँ पे हूँ। अगर मैं सोच सकता हूँ कि चलो आज मैं जाके OTT पे करूँ, तो वो भी इसलिए क्योंकि मैंने अब तक YouTube पे किया, और यही YouTube की खूबी है। YouTube इज़ क्रिएटर्स, मतलब इंडिविजुअल्स, वही ब्यूटी है उस प्लेटफॉर्म की। अगेन मैं जाता हूँ टी सीरीज़ वर्सेस प्यूडीपाई पे, कि मैंने यही कहा था कि YouTube का मेन यही था कि इंडिविजुअल्स
जो बन रहे हैं वो फोकस है यूट्यूब का, तो तुम इंडिविजुअल्स पे फोकस करो। दूसरा मैंने जो कहा फ्रीडम, एक नए स्टाइल में प्रेजेंट करने का, जो क्योंकि कितना भी बोलो हम बात करते हैं गालियों के साथ, हम बात करते हैं, मतलब यंगस्टर्स करते हैं, तो वो जब एक फ्रीडम है नेचुरल दिखाने का, वो यूट्यूब पे था जो पहले कभी नहीं था। तीसरी बात मैं क्या कहूँ अभी यूट्यूब के बारे में, आई थिंक इतने बिलियंस लोगों की रीच दे रहा है। हाँ, मतलब जो पॉसिबिलिटी है कि तुम यहाँ बैठ के किसी को भी रीच कर सकते हो, ये जो पॉपुलैरिटी, ये जो पॉसिबिलिटी है, सॉरी, वो तो एक्चुअली इंटरनेट की है, उसमें यूट्यूब है, तो ये है अच्छा। बुराई अभी क्या बोलूँ यूट्यूब का, मुझे ये लगता है जैसे कि उनको भी ऐसे क्रिएटर्स को प्रमोट करना चाहिए खुद ने, जो कुछ अलग कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो भी वही देख रहे हैं कि चलो ये मास में अगर चल रहा है तो उसी को हम ये करते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे फील आता है। ऐसा लगता है कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब का एल्गोरिथम है, मैनिपुलेटिव है, ऐसा कुछ आपको लगता है? मैनिपुलेटिव का पता नहीं मुझे, अब मुझे नहीं पता क्या, बट एक ओवरऑल जो रिजल्ट है जो दिख रहा है मुझे, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो लोग भी प्ले सेफ करते हैं थोड़ा। मेरी तरफ से एक सजेशन है यूट्यूब को कि आपको भी आपकी भी एक ब्रांड वैल्यू है, तो जैसे कि अगर आपके पास है पॉपुलर क्रिएटर्स है जो है चल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी क्रिएटर्स कोई है जो आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसा क्वालिटी का काम कर रहे हैं जो आपके प्लेटफॉर्म का वो दर्जा बढ़ा रहे हैं कि यार, तो आप उनको भी प्रमोट करो। तो वो क्यों नहीं करते आप, वो एक ये है। बाकी तो जैसे कि मैंने कहा कि यूट्यूब पे अब वही होने लगा है जो टीवी पे होता है, तो ये एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं कि चेंज हो सकती हैं। हमारे जो यूथ है इनको अब क्या मैसेज देना चाहोगे, या फिर कुछ टिप्स अपनी तरफ से? मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा है कि हमारे जितनी यूथ पावर किसी कंट्री में नहीं है, और हर एक बंदे में बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस है, बट आप सिर्फ वो जान लो कि आपकी कहाँ है। अब क्या हो गया है कि सोशल मीडिया पे, जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स जो टर्म है वो इतना वाइड हो गया है कि हर एक को लग रहा है कि मैं अब इन्फ्लुएंसर बनूं। बट ठीक है, सब लोग मत करो, मतलब कुछ लोग थोड़े टाइम आप ट्राई करो, बट उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको उसमें है कि नहीं है। और आपका हुनर शायद इसमें हो कि आप एग्रीकल्चर में कुछ नया कर सको। जो अभी बहुत कुछ ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की फार्मिंग हो रही है वो पूरा लैंड खराब कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, इवन जो प्रोडक्ट बन हाँ, रहे हैं जो पेस्टिसाइड्स ये वो जो 40 साल पहले स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब जाके पता चल रहा है कि वो धीरे धीरे पूरी धरती को ख़त्म कर रहा है। तो उसमें भी एक साइंस इन्वॉल्व है। जो पहले लोग करते थे जिस तरीके से करते थे, वहाँ पे भी अपनी क्रिएटिविटी और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, तो तुम वहाँ पे भी बहुत क्रिएटिव हो सकते हो और बहुत कुछ बचा सकते हो। एक एग्जाम्पल, और अलग अलग हो, कोई किसी को स्पोर्ट्स में होगा, किसी को वो होगा, लेकिन हर एक कोई अगर सोचेगा कि मैं मतलब रील बना के ये हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे ये लगता है। तो आप सोचो कि आपका क्या, और उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत है। हर एक आदमी को नहीं मिलेगा वो 1000 में से एक को ही मिलेगा। कई लोगों को मिल भी जाता है, फिर वो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं। हाँ, और सोशल मीडिया की फेम थोड़ी सी वो भी होती है कि जो जितना छोटा रील से फेमस होता है, जल्दी से ऐसा भी हो सकता है कि एक साल में वो हो गया। मतलब अब क्या करें। रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि एक टिकटॉकर ने सुसाइड कर लिया, 2-3 दिन पहले की बात है। हाँ, तो वो तो फिर भी है कि उसको कुछ मिला, फिर नहीं मिला। बट मैक्सिमम क्या है, 999 लोगों को वो नहीं मिलेगा, तो वो क्या निराश होकर अपना ये करेंगे? नहीं, तुम ढूंढो क्या है तुम्हारी और एक ये कहना चाहूँगा कि आप इंडिविजुअल पे फोकस करना ज़रूरी है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल क्या हो गया ना, ग्रुप पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ये हो गया है। पहले हम रिलीजन के नाम पे ग्रुप पे फोकस करते थे, अब मेल फीमेल के नाम पे हो गया है डिवीजन की विमेन, वो लोग बात करते विमेन, और ये डिवाइड बहुत होने लगा है। फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे भी हो गया है कि अभी मैं गे तो मैं गे का कम्युनिटी, तो वो लोग उस आइडेंटिटी से ज़्यादा खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हैं और खुद का एक भूल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक का खुद का एक पर्पज़ है यहाँ आने का, और वो मुश्किल होता है ढूंढना, इसलिए वो ग्रुप में चले जाते हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट। मुझे यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रुपिज्म करते हैं वो दूसरे लोगों को गिल्ट फील करवाते हैं उसमें ना होने। हाँ, उनके ग्रुप में ना होने। हाँ, मतलब उनके ग्रुप में है तो सही है, अगर बाकी कुछ सही नहीं है। और ऐसे क्या होता है, पहले भी हिस्ट्री में कहा गया है, जितने ग्रुप्स बने ना उतनी फाइट्स ज़्यादा होंगी।
ट्राइबल एरिया में जितने ज़्यादा ग्रुप्स होते उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। तो हम उस तरफ जा रहे, छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे, मैं ये तू ये, मैं ये तू ये, और फिर उनमें लड़ाइयाँ होंगी और उसी में ये हो जाएंगे। ठीक है, तुम आइडेंटिफाई करो को तुम ये हो, बट सबसे पहले इंडिविजुअल पे फोकस करो कि वो एज होता है ना जब 17-18 साल का होता है, जब हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, उस समय वो मैं क्या हूँ और मेरा खूबी क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, वो सोचना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए लोग ग्रुप में जुड़ जाते हैं कि ये मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, और उस एक्टिविज़म उस सब में ज़्यादा ये करते हैं। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, बट फोकस करो अपनी इंडिविजुअलिटी पे कि आप क्या हो और आपको क्या करना है। ओके सलील भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं कुछ चीज़ें चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लाइक गाने गा रहे हैं या फिर डांस कर रहे हैं, तो कॉपीराइट का बड़ा सीन हो जाता है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं, मूवीज़ के क्लिप्स उठाते हैं और उस पर अपना लिप सिंक करते हैं। उस तरह के वीडियोस पे भी कॉपीराइट आते हैं, कभी कभी नहीं आते, बच जाते हैं। तो मेरा कहना है कि अभी यूट्यूब से जो प्राइमरी इनकम होती है या फिर शुरुआती जो इनकम होती है हमारी, यूट्यूब एड रेवेन्यूज होती है, बट कॉपीराइट के बाद तो खत्म हो जाता है। आपने भी ये चीज़ें फेस करी हैं, आपके साथ भी ये चीज़ें होती थी। तो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि जो लोग इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, डांसिंग, सिंगिंग, स्पूफ बना रहे हैं, तो ये लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं या फिर पैसे बना सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें निराश नहीं होना चाहिए कि उनके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम लग रहा है। हर एक क्रिएटर को समझना चाहिए कि उनकी असली संपत्ति उनके फॉलोअर्स हैं। तो आप जब तक आपको फॉलोअर्स मिल रहे हैं और आपका काम लोग पसंद कर रहे हैं, उसके बाद वो जो मोनेटाइजेशन है उसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अब मुझे यूट्यूब से खुद मुझे नहीं आ रहा है, बट मुझे पता है कि ब्रांड्स को पता है कि मेरे फॉलोअर्स हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स है जो मेरे फॉलोअर्स है, तो अभी मुझे ब्रांड्स आ रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल कोई गाता है तो वो गा के कर रहा है, तो उसके पास मे बी यूट्यूब का इनकम ना है, लेकिन उसे शोज़ मिल सकते हैं क्योंकि वो पॉपुलर हो जाए, उसे शोज़ में बुलाया जा सकता है। तो वो उस तरीके से उसको ये कर सकता है क्योंकि वो पॉपुलर है। क्योंकि अगर उसको फॉलोइंग है तो लोग उनको पैसा देंगे कि यार ये पॉपुलर अच्छा गाता है। डांसर्स का भी वो है, उनको वो परफॉर्मिंग का ये मिल सकता है। तो असली संपत्ति आपके फॉलोअर्स होते हैं, तो ये हमेशा याद रखना। तो जब वो बन जाए तो आप हमेशा मतलब अलग अलग तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। अगर कोई कॉमेडी वीडियोस बनाता है या कुछ ये कमेंट्री करता है वो, तो उसके फॉलोअर्स बनने के बाद उसे कोई शोज़ पे बुला सकता है कि भाई कॉमेडी स्टैंड अप। तो आपकी मेन संपत्ति आपके फॉलोअर्स है, उस पर फोकस करो, लॉन्ग टर्म देखो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाह रहे हो यूट्यूब पे, अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि लोग अपने ना फॉलोअर्स के ऊपर फोकस करें, अपने कंटेंट को ऐसा बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स उन्हें मिले। हाँ, फिर सोचो ना, फिर आपके पास फॉलोअर्स है, फिर ब्रांड्स आ सकते हैं, फिर आप लाइव शोज़ कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि देखो मुझे कॉपीराइट क्लेम्स आ रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट करो, ये मेरा जॉइन बटन है। वो भी है, क्या पेट्रियन भी फेमस है, बट इंडिया में काफ़ी कम यूज। हाँ, कम है क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा चलता है और लोग ज़्यादा इतना यूज़ नहीं करते, डॉलर में पेमेंट होता है आई थिंक। हाँ। और जैसे कि मैंने किया, वेबसाइट है, तो बहुत तरीके हैं। एक बार आपके पास वो लॉयल फॉलोअर्स आ जाए, उसके बाद आप बहुत तरीके हैं। तो घर वालों का क्या रिएक्शन है? इतने सालों से आप कर रहे हो, उनका क्या बोलना है? घर वालों का तो अभी कुछ कंटेंट तो उन्हें समझ नहीं आता। जैसे मम्मी है तो उनको नहीं समझ आता कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो सिर्फ इतना समझ पाती है कि अरे इस वीडियो में तू अच्छा दिख रहा था, अच्छा, इस वीडियो में तूने अच्छा गाना गाया, या इस वीडियो में तूने ऐसा क्यों किया, काला काला आँख के नीचे तू खराब दिख रहा था, ऐसे अच्छा नहीं लगता है तू। जब मैंने वो पॉर्न एडिक्शन वाला किया था, तो वो उस लेवल पे मम्मी ये कहती है। पापा को ज़्यादा समझ आता है, पापा इनफैक्ट कमेंट्स भी पढ़ते हैं नीचे जाके कि क्या हो रहा है, और वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं ये वो, और उन्हें समझ गया है कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ अलग रास्ता मैंने चुना है, तो वो काफ़ी प्राउड है उसके लिए। तो ये जो आपने अभी जो पॉर्न एडिक्शन के ऊपर जो वीडियो बनाया था और 150 डेज का जो चैलेंज था नो फैप का, उसके बाद लोगों ने मैसेज किए कि भाई मेरे लाइफ में चेंजेस आए हैं? बहुत, मुझे अभी भी आते हैं। मैं रोज़ खोलता हूँ और मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसे की है, और एक वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे। तो वो रोज़ आते हैं मुझे मैसेजेस। ये जो कन्फ्यूजन जो क्रिएटेड है, जैसे बुक्स में भी अगर आप देखो, साइंस की बुक्स में लिखा रहता है, या फिर अगर गूगल भी करोगे, बहुत सारे लोग
जैसे मेरी भी जैसे दोस्तों के साथ में कभी बात होती थी तो मैं इनको बोलता था कि भाई देख इसके इतने नुकसान होते हैं, और जब उसको रोक दो तो आपको फील होता है कि हाँ आपको चेंजेस दिख रहे हैं, लाइक आपके फेस पे भी चेंजेस दिख रहे हैं, इवन आप माइंड में भी आपको वो चीज़ें आप काफ़ी अलग सोचने लगते हो, फिर आपका लाइक माइंड काफ़ी अच्छा काम करने लगता है। ये मैंने फील किया। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है कि लाइक साइंस की माने या फिर जैसे आपने बोला कि चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके भी देखनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ें सही है क्या बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आप समझो चीज़ों को जो कह रहे हैं और खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप एक हफ्ता ऐसे निकालो जहाँ आप रोज़ ये कर रहे हो, और उसके नेक्स्ट हफ्ते में आप देखो कि कैसे आपका बिहेवियर है। एक हफ्ता सिर्फ 1 या 2 बार करो, फिर देखो आपको खुद समझ में आएगा कि उसके बाद हफ्ते में आपने कितनी सारी दूसरी चीज़ें की। बस वो है। और हम साइंस बोलते हैं, लेकिन हमने ये कहना चाहिए मॉडर्न साइंस वर्सेस हमारा इंडियन साइंस। हमारा इंडियन भी साइंस ही है, हम वो भूल जाते हैं। जो आयुर्वेद और ये है वो भी साइंस ही है, और वो बहुत पुराना नॉलेज है। मॉडर्न साइंस एक नया नॉलेज है और अभी भी ग्रो कर रहा है। उसकी भी बहुत खूबियाँ हैं, बट वो अभी भी ग्रो कर रहा है। उस मॉडर्न साइंस के बाद अभी भी बहुत सारे आंसर्स नहीं हैं। अभी जैसे कोविड आ गया तो मॉडर्न साइंस के पास है क्या? मे बी क्या पता 2000 साल पहले के जो पूर्वज थे आयुर्वेद पे जो एकदम मास्टर थे, वो शायद इसका क्योर कर देते। अब हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, तो हमें वो नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो सबसे तोप है। ये मुझे लगता है। तो अगर वो आप सोचना बंद कर दोगे तो आप खुलोगे अपने हमारे एंशिएंट नॉलेज पे भी, तो अब वो ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे। फिर आप खुद ही सोचो, फिर आप खुद ही देख लो। जैसे इवन मैंने देखा है बहुत सारे रिसर्च में अब धीरे धीरे जो लाइक जो मॉडर्न साइंस है बोलता है कि यार एंशिएंट साइंस में जो हो चुकी हैं चीजें सही हैं, अब वो एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, जैसे कि गोरे अभी योगा करने लगे, गोरे प्राणायाम करते हैं और हम नहीं करते। हम मैकडॉनल्ड्स और फ्राइज खा के सबको खुद को कूल समझने लगे, और वो लोग वो सब छोड़ के योगा करने लगे, प्राणायाम करने लगे। और ऐसी अभी स्थिति है कि आप बैंकॉक वहाँ जाओ तो गोरे सिखा रहे योगा और इंडियन जाके उनसे सीख रहे हैं, क्योंकि गोरा सिखा रहा है तो वो कूल होगा मतलब। अच्छा। तो ये हमें खुलना चाहिए, माइंड खुलेगा तो फिर। और इन दी एंड मैंने जो कहा कि इंडिविजुअल है, खुद फोकस करो, खुद देखो खुद पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। डाइट पे जैसे बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, ब्राउन राइस खाना चाहिए। अब साउथ इंडिया में तो इतना चावल खाते हैं लोग, फिर भी पतले रहते हैं। तो ये सब इन दी एंड है, तुम खुद पे देखो कि तुम्हें क्या सूट कर रहा है। आप में से कितने सारे लोगों ने पहले ही वीडियो देख लिया है जो इनका असली मत वाला सीरीज था? कमेंट करके जरूर बताना। और जितने लोगों ने नहीं देखा है, एक बार जाना, चेकआउट करना, एक वीडियो बस देखना, उसके बाद आप सारे वीडियोस देख के ही रिटर्न आओगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्योंकि इतने क्रिएटिव वीडियोस होते हैं, इतना मेहनत करके बनाते हैं कि यार अलग ही लेवल होता है। लाइक यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोस आपको किसी टी सीरीज जैसे प्रोडक्शन का ही मिल सकता है, ऐसे इंडिविजुअल का मिलना मुश्किल है। ओके, सलील भाई, आपके लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आए हों जहाँ पे आप काफ़ी डीमोटिवेटेड रहे हों, या फिर मैं तो देखता हूँ कि आप इतने कंसिस्टेंट तरीके से इतना हार्ड वर्क करते हुए आ रहे हो, तो इसका की पॉइंट क्या है? कैसे बाकी के लोग जो डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने गोल से, कैसे फोकस्ड रहें? जब हम 15-16 साल के होते हैं या 17-18, उस टाइम पे हर एक बंदी को वो सवाल मन में खाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मतलब यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, क्या पर्पज़ क्या है। और उस टाइम पे सबसे इजी वो होता है कि जो सब कर रहे हैं वो कर लो, क्योंकि फिर वो सवाल दब जाता है। वो जो इंडिविजुअल का सवाल है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या मेरी क्या खूबी है, सब ये कर रहे हैं कर लो, तो ग्रुप वाले इसमें 1.5 साल में चला। हाँ, तो उसमें वो ईजी होता है क्योंकि वो सवाल दब जाता है। लेकिन फिर बहुत साल बाद जब तुम बड़े हो जाते हो, तुम पता चलता है कि ये तो मुझे नहीं करना था, फिर तुम्हें लगता है कि वो सवाल मैंने तभी, अगर मैं उस पर मैंने उसको सवाल को बिना डरे अगर फेस किया होता तो मेरा सही होता। तो वो मुझे लगता है कि वो तुम्हारा पर्पस जो है, तुम्हें लगता है कि ये सही चीज़ है, ये करते हुए मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अगर तुम चुन लो तो फिर कितना भी तुम्हें डिमोटिवेटेड फील हो या फेलियर्स आए, तुम वो चीज़ पसंद करते हो, तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें ये करना है, तो तुम वो करते रहोगे। अब जैसे कि मुझे पता है कि मुझ में ये खूबियाँ हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि 18 पे हो, ये किसी को 25 साल में भी हो सकता है, जो मुझे भी लेट ही हुआ मतलब। तो कि मेरे में ये खूबी है और इसको मैं इसके लिए यूज़ करना चाहता हूँ, और मैं एंटरटेन करना चाहता हूँ, लोगों को हंसाना चाहता हूँ, और उसके साथ कुछ एक बदलाव भी लाना चाहता हूँ। तो अब कुछ भी हो जाए, मैं यूट्यूब पे रहूँ आज, कल ना रहूँ, कुछ और करूँ, ये मेरा कांस्टेंट है। और कुछ भी फेलियर हो, कुछ भी हो, ये मैं करता रहूँगा। अगर कल मैंने OTT पे नहीं किया, कहीं और पे करूँगा, मे बी 3 साल बाद कोई किसी फिल्म के द्वारा मैं करूँगा, बट मुझे पता है कि मुझे वो करना है।
तो जब आपको वो फॉर श्योर पता होता है कि मुझे ये करना है और ये मुझे करने में पसंद आता है, तो कोई भी फेलियर्स हो, ये हो वो हो, तो आप कंटिन्यू उसको रखते हो। और अगर आप वो चीज़ कर रहे हो कि जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो ज़्यादा, और अगर आप वो कंटिन्यू कर रहे हो, उसमें निराशा हो, तो आप इमीडिएटली निराश डबल हो जाते हो, क्योंकि वैसे भी मज़ा नहीं आ रहा है और सक्सेस भी नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक की ये है कि तुम फाइंड आउट करो कि तुम्हें क्या करना है, जिसमें आपको मज़ा भी आ रहा है और आपको मीनिंगफुल फील होता है कि मेरी लाइफ को मीनिंग मिल रहा है इससे। तो उसके बाद कोई भी फेलियर हो, कुछ भी हो, आपको मीनिंग तो मिलते जा रहा है, आप जो भी कर रहे हो आप रुकोगे नहीं। तो ये मुझे लगता है। क्या बात है। वो तो अभी आज जो भी चीज़ आप कर रहे हो, अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको ऐसा कनेक्टिंग फील होता है? कनेक्टिंग इसमें फील होता है कि मैं स्कूल में टॉपर भी था, मैं क्रिकेट टीम में मैंने कैप्टन भी था क्रिकेट टीम का, मैं म्यूज़िक में भी था, मैं वो बजाता था और मैं गाता भी था। तो ऐसे लड़के को पता नहीं ना कि करना क्या है, और नॉर्मली क्या है, मिडिल क्लास लड़के हैं तो हम इंजीनियरिंग करेंगे, तो उसमें से मैंने वो चुना। लेकिन मेरी एप्टीट्यूड टेस्ट में उसने कहा था कि ये साइंस और आर्ट्स दोनों फील्ड में इक्वली अच्छा करेगा, तो आप वो सोचो कि इसको इंटरेस्ट किस में है। और उस पॉइंट पे मैंने सोचा नहीं, बिना सोचे इंजीनियरिंग वो कर ली। और जब आपने इंजीनियरिंग करने के बाद लाइक जॉब भी ज्वाइन किया था, उसके बाद जब आपने घर वालों को बोला कि मुझे फिल्म स्कूल में जाना है, हाँ, तो घर वालों ने कुछ बोला नहीं? तो बोला ना, मम्मी को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन मेरे पापा बहुत अजीब किस्म के हैं, पता नहीं, बहुत अजीब किस्म के सपोर्टर है। मैंने मतलब ऐसे रियलिस्टिक नहीं लगता मुझे कि ऐसे कैसे। वो बोले हाँ ठीक है और मैं बोला ये कैसे हो सकता है, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मम्मी को बहुत टाइम लगा, मम्मी को होता है ना कि सबको बोलना होता है कि बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, और जब लोग पूछते थे तो मम्मी क्लियरली बताती नहीं थी कि ये फिल्म स्कूल में गया, वो अभी ना वो मीडिया लाइन में गया है, ऐसे बोलती थी, क्योंकि उनको लगता था कि क्या बोलूँ मैं, बट अब तो सबको दिख रहा है। तो सलील भाई, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। एंड आई थिंक वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि सलील भाई ने जो भी चीज़ें बताई आपको क्या क्या सीखने को मिला। और सलील भाई का भी चैनल आप चेकआउट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो सलील भाई, जाते जाते आप मेरे ऑडियंस को अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। वापस वही कहूँगा कि अपने इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दो, और तुम अकेले पे पहले खुद को सॉर्ट करो, फिर ज़िंदगी सॉर्ट हो जाएगी। खुद को सॉर्ट करो। चलो, थैंक यू सो मच सलील भाई इतना टाइम देने के लिए। मैं वापस बोल रहा हूँ इसको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना और शेयर कर देना। साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।